सभी पढ़ रहे थे अलंकार। इसके पहले अलंकार चैप्टर हमारा समाप्त हो गया है। आज हमारा नया चैप्टर है क्या, उपभाषाएं एवं बोली। तो जो बोली है, जो भाषा है, उसको हम देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं हिंदी। तो हिंदी किस भाषा का शब्द है, यह हमें जानना होगा। और अगर पूछ भी ले पेपर में कि हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो एक नंबर में आ जाएगा, 4 ऑप्शन में मिल जाएंगे आपको। तो हिंदी जो है वह फारसी भाषा का शब्द है। किसका? फारसी भाषा का। हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन किसके द्वारा दिया गया? यह शब्द ईरानियों के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। क्यों? जब ईरानी आए तो ईरानी क्या बोलते थे, हमारा क्या प्रदेश था? सिंधु प्रदेश होता था। हम लोग सिंधु के निवासी थे। तो जब सिंधु प्रदेश था तो वो क्या करते थे, सा का उच्चारण वो हा करते थे। तो सिंधु से हो गया हिंदू। क्या हो गया? हिंदू हो गया। कौन सा? हिंदू। वह सा को हा और धा को दा जैसे उच्चारण करते थे। तो सिंधु था, सिंधु से हिंदू बना। फिर उसके बाद हिंद प्रदेश कहलाया। फिर उसी से हम लोगों की भाषा हिंदी भाषा हो गई। क्या? वहीं से कहा जाने लगा हिंदी भाषा। लेकिन दिया किसके द्वारा गया? ईरानियों के द्वारा। ईरानियों की क्या भाषा थी? फारसी भाषा थी। तो इसलिए यह हिंदी जो शब्द है वह फारसी भाषा का शब्द है। तो हम यहां से देख लेंगे, अगर क्वेश्चन पूछता है तो हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। किसने दिया? तो ईरानियों के द्वारा दिया गया। तो यहां तक क्या था अभी कि हमें एक नंबर में पूछ लिया जा सकता था। तो 2 क्वेश्चन यहां से हमारे बन जाते हैं। तो जो उपभाषाएं हैं अब हम उसको देखेंगे। कितनी उपभाषाएं हैं? 5 उपभाषाएं हैं। 5 उपभाषाएं हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। क्लास को ज्यादा बड़ी न करते हुए, 5 हैं तो 2 आज कर लेंगे और 3 कल कर लेंगे। तो पहली क्या है? पश्चिमी हिंदी। कौन सी? पहली पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है वह कहां से आई है, मतलब किस समय को बोला जाता है? तो यह इसका जो काल था वह सौरसेनी काल या सौरसेनी अपभ्रंश कह सकते हैं। अपभ्रंश मतलब काल होता है। तो यहां लिख लेते हैं सौर सेनी सौरसेनी अपभ्रंश। इसके अंतर्गत, सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत यानी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत इसकी उपभाषाएं हैं। यह हो गई हमारी पश्चिमी हिंदी बोली भाषा। इसके अंतर्गत जो बोलियां आएंगी वह हैं 5। कौन कौन सी? बुंदेली। कौन सी होगी? पहली होगी बुंदेली बोली। और इसकी दूसरी क्या होगी? कन्नौजी हो जाएगी। कौन सी? कन्नौजी। तीसरा है ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो उसकी उपभाषा है वह चौथी क्या है? खड़ी बोली।
क्या है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी बोलते हैं। क्या? खड़ी बोली को कौरवी बोलते हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जो 5 है, लास्ट में क्या आएगा? बांगरू। यह भाषा कहां बोली जाए? किस प्रदेश में? हरियाणवी। अब हम देखते हैं कि बुंदेली भाषा जो है वह किस एरिया में कहां कहां बोली जाएगी। जो बुंदेली भाषा है वह छतरपुर में बोली जाती है। जो बॉर्डर पड़ता है तो यह एमपी व यूपी में बोली जाती है। जो बुंदेली भाषा है वह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बोली जाती है। अगर प्रश्न पूछे कि बुंदेली भाषा कहां पर बोली जाती है तो ऑप्शन होगा आपका छतरपुर या फिर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश भी होगा। अगर आपसे पूछ ले कि पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, पश्चिमी भाषा के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी? बुंदेली भाषा, कन्नौजी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही कौरवी बोलेंगे और बांगरू, बांगरू को हरियाणवी बोल देंगे। उसके बाद आता है कन्नौजी भाषा। कन्नौजी कहां बोली जाएगी? कन्नौज में। और कन्नौज पड़ता कहां है? उत्तर प्रदेश में। तो कन्नौजी जो है वह कन्नौज यानी उत्तर प्रदेश में बोली जाएगी। अब आता है ब्रजभाषा। कौन सा? ब्रजभाषा। ब्रजभाषा जो होता है वह ब्रजभाषा जो बोली जाती है वह होता है मथुरा में बोली जाती है और आगरा में बोली जाती है। और यह दोनों क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में बोली जाती है और यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौन? मथुरा और आगरा। इसके बाद आता है खड़ी बोली। क्या आता है? खड़ी बोली। खड़ी बोली को कौरवी भी बोला जाता है। तो जो खड़ी बोली है वह कहां कहां बोला जाता है? मेरठ में बोला जाता है और सहारनपुर में बोला जाता है और बिजनौर में बोला जाता है। और यह सभी मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर यह कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जो बांगरू है वह हरियाणवी कहलाती है और इसका जो स्थल है यानी कहां पर बोला जाता है वह है रोहतक। कहां पर? रोहतक। रोहतक कहां पड़ता है? यह पड़ता है हरियाणा में। रोहतक पड़ता है हरियाणा में। इसके बाद हम भाषा या बोली में यानी पश्चिमी बोली जो बोली जाती थी ये हो गया। इसके बाद अब दूसरा होगा पूर्वी। कौन सी? पूर्वी हिंदी। यहां पर देख लेते हैं दूसरा कितनी भाषाएं कितनी भाषाएं हैं? 5। और 5 में पश्चिमी हिंदी जो है उसकी उपभाषाएं जो है वह 5 है। लेकिन अब हम दूसरा देखेंगे। कौन सा? पूर्वी हिंदी। दूसरी है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का काल क्या था? यह है अर्धमागधी अपभ्रंश।
पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो इसकी उपभाषाएं हैं अब हम उसको पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत 3 भाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? अवधी। कौन सी? पहली आती है अवधी और दूसरी आती है बघेली। पहला क्या है? अवधी। दूसरी क्या है? बघेली। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत इसकी जो उपभाषा है वो है 3। तो तीसरी आती है छत्तीसगढ़ी। कौन सी? छत्तीसगढ़ी। अब हम देख लेते हैं कि अवधी जो बोली है, जो भाषा है, अवधी भाषा जो है वह कहां कहां पर बोली जाती है। तो जो अवधी भाषा है वह लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कौन सा? बघेली। बघेली जो है वह कहां पर बोली जाती है? रीवा। और जब बॉर्डर पड़ेगा तो वह एमपी और यूपी का पड़ेगा। तो जो बघेली भाषा है वह थोड़ा सा मध्य प्रदेश में भी बोला जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी बोला जाएगा। अब लास्ट बचता है किसका? पूर्वी हिंदी की उपभाषाएं 3 होती हैं। कौन सी? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगर पूछता है पेपर में पूर्वी हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं तो 3। कौन? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। हमने अवधी को देख लिया, लखनऊ में बोली जाती है जो कि उत्तर प्रदेश में। बघेली रीवा है, गलती से लिख गया था। तो ये बघेली जो है वह रीवा है। कौन सा? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। और जो छत्तीसगढ़ी है वह बोली जाती है रायपुर, छत्तीसगढ़ में। कहां पर? छत्तीसगढ़ी जो बोली जाती है वह रायपुर, छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। इसके बाद जो पश्चिमी हिंदी हो गई, पूर्वी हिंदी हो गई, इसके बाद हम पढ़ेंगे बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। इसके आगे की क्लास को हम कल देख लेंगे। आप सभी इस क्लास को देख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। पेपर में पूछ लिया जाता है एक एक नंबर में। कैसे पूछेगा कि अलग अलग पूछेगा। तो बुंदेली भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो कहां पर? छतरपुर में। कन्नौज उत्तर प्रदेश। ब्रजभाषा मथुरा और आगरा में। खड़ी बोली कौरवी, खड़ी बोली को का और क्या नाम है ऐसे भी पूछ सकता है। तो कौरवी किस स्थान पर या किस क्षेत्र पर? तो मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं या कितनी उपभाषाएं होती हैं। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 उपभाषाएं होती हैं और पूर्व सभी पढ़ रहे थे उपभाषाएं एवं बोली। हमने 2 पढ़ लिया था। कौन सी? पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 आते थे और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 आते थे उपभाषाएं। आज हम उसी के आगे पढ़ेंगे तीसरा। कौन सा? बिहारी हिंदी। तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी। जो बिहारी हिंदी है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है और किस काल में बोली जाती है इसको हम देखेंगे। तो इसका जो है समय क्या है कि मागधी
अपभ्रंश होता है, यानी मागधी अपभ्रंश के समय था। अब इसके अंतर्गत जो उपभाषाएं हैं वह कितनी हैं और कौन कौन सी हैं, हम ये देखेंगे। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 है। कौन सी? मगही पहली, मगही के बाद दूसरी है मैथिली। कौन सी? मैथिली। और तीसरा आता है भोजपुरी। कौन सा? तीसरी आती है भोजपुरी। मगही किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसको देखेंगे। मगही गया बिहार में बोली जाती है। कहां पर? गया बिहार। और जो मैथिली है, मैथिली कहां बोली जाती है? दरभंगा क्षेत्र में। कहां पर? दरभंगा। दरभंगा कहां है? दरभंगा बिहार में ही है। अब आता है बिहारी हिंदी के अंतर्गत 3 उपभाषाएं, मगही, मैथिली और भोजपुरी। भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है, इसको देखेंगे। भोजपुरी पूर्वी बलिया यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश। क्या? पूर्वी यूपी लिख देते हैं। पूर्वी यूपी में और बिहार में बोला जाता है। कहां पर? कहां पर? भोजपुरी बिहार में बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं। तो ऑप्शन में जो भी होगा 3, 4, 5, तो ऑप्शन 3 पर हम टिक करेंगे। कौन कौन सी? अगर पूछ ले क्वेश्चन कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन नहीं आती हैं, तो 3 तो है, मगही, मैथिली, भोजपुरी। चौथा कोई और दे देगा, जो वह हमारा ऑप्शन होगा। इसके बाद हम अब कौन सा देखेंगे? बिहारी हिंदी के बाद चौथा देखेंगे। चौथा कौन सा है? पहाड़ी हिंदी। कौन सा? पहाड़ी हिंदी। यह हमें 1 नंबर में किसी न किसी पेपर में पूछ लिया जाता है। तो पहाड़ी हिंदी जो है वह किससे प्रभावित है या कहां पर? सौरसेनी अपभ्रंश जो है सौरसेनी अपभ्रंश भाषा जो है वह वहीं से प्रवाहित प्रभावित है। कौन सा? पहाड़ी हिंदी। कहां से प्रभावित है या प्रभावित है? सौरसेनी अपभ्रंश से। इसके अंतर्गत भी 3 आती हैं। कौन कौन सी? कुल्लुई। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत पहला जो है आता है वह आता है कुल्लुई उपभाषा। और दूसरा इसकी उपभाषा है कौन सी? कुमायूं उपभाषा है। तीसरा जो है वह है गढ़वाली उपभाषा। अब हम देखते हैं कौन सी भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है। जो कुल्लुई भाषा है वह कुल्लुई में बोली जाती है, यानी कहां पर है? कुल्लू।
यानी ये हिमाचल प्रदेश, कुल्लुई जो उपभाषा है वह कुल्लू, यानी कुल्लू कहां पर है? हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। दूसरा है कुमाऊनी। कुमाऊनी कहां पर है? नैनीताल। कहां पर बोला जाता है? नैनीताल। और क्या है? अल्मोड़ा। कौन सा? अल्मोड़ा। नैनीताल और अल्मोड़ा जो स्थान है वह कहां है? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड में। यानी जो कुमाऊनी भाषा है, उपभाषा, वह नैनीताल, अल्मोड़ा यानी उत्तराखंड में बोली जाती है। लास्ट यानी पहाड़ी हिंदी की लास्ट यानी तीसरी उपभाषा है गढ़वाली। गढ़वाली जो है वह गढ़वाल, गढ़वाल और टिहरी में बोली जाती है। कहां पर? टिहरी। और ये दोनों स्थान कहां पर हैं? राजस्थान। यानी यह जो गढ़वाली भाषा है वह राजस्थान में बोली जाती है। कौन सी? राजस्थान। इसके बाद हम 4 हो गए भाषाएं और उसकी उपभाषाएं। अब हम 5वीं भाषा देखेंगे और लास्ट देखेंगे। 5वीं कौन सी है? राजस्थानी हिंदी। कौन सी? राजस्थानी हिंदी। कौन सी? 5वां और लास्ट में देखेंगे राजस्थानी हिंदी। या भी कहां से प्रवाहित या प्रभावित है उसको देखते हैं हम। सौरसेनी से प्रभावित है। इसके अंतर्गत कितनी उपभाषाएं आती हैं वो हम देखेंगे। इसके अंतर्गत 4 उपभाषाएं आती हैं। कौन कौन सी? 4 आती हैं। कौन सी? जयपुरी पहली जो है वह है जयपुरी, और दूसरी उपभाषा है वह कौन सी है कि मालवी, और तीसरी उपभाषा है मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत चौथी जो उपभाषा है वह है कौन सी? मेवाती। मेवाती। अब हम इसके बाद देखेंगे कि जो जयपुरी उपभाषा है, मालवी है, मारवाड़ी है और मेवाती है, यह किस किस स्थान पर बोली जाती है। तो पहला है जयपुरी। जयपुरी जब नाम ही इसका है तो यह बोली जाएगी जयपुर। जयपुर कहां है? राजस्थान में। इसके बाद दूसरी है मालवी। मालवी का जो स्थान है वह है उज्जैन। कहां पर? उज्जैन। उज्जैन है कहां पर? मध्य प्रदेश में। कहां पर? एमपी यानी मध्य प्रदेश। मालवी जो भाषा है वह उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में बोली जाती है, और जो जयपुरी है वह राजस्थान यानी जयपुर में बोला जाता है। इसके बाद आता है मारवाड़ी। मारवाड़ी जो है वह बोली जाती है बीकानेर। कहां पर? बीकानेर और
जोधपुर। कहां पर मारवाड़ी बोली जाती है? बीकानेर और जोधपुर। यह जो स्थान है, यह दोनों स्थान कहां पर है? राजस्थान। ये दोनों स्थान राजस्थान में है। और लास्ट है मेवाती। कौन सा? मेवाती। तो मेवाती कहां बोली जाती है? मेवात क्षेत्र में। कहां पर? मेवात क्षेत्र में। और मेवात क्षेत्र है कहां पर? राजस्थान। कहां पर है? राजस्थान है। हमने कल और आज की क्लास में उपभाषाएं और बोली को पढ़ लिया है, जो पूरे प्रदेश में, क्षेत्र में बोली जाती हैं। तो जितनी भी भाषाएं हैं उसको हम ध्यान रखेंगे, यानी याद रखेंगे, और उसकी जो उपभाषाएं हैं उसको भी हम ध्यान रखेंगे, क्योंकि पेपर में पूछ लेगा कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, और बिहारी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं, और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी उपभाषाएं हैं। किसी में 4 है, किसी में 5 है, किसी में 3 है। तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जयपुरी भाषा या जयपुरी उपभाषा किस हिंदी से, यानी किस भाषा से आई है? तो किस भाषा से आई है? राजस्थानी हिंदी से आई हुई है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि राजस्थानी हिंदी भाषा में कौन सा नहीं आता है? तो जब 4 हमें पता है, जयपुरी आती है, मालवी आती है, मारवाड़ी आती है और मेवाती आती है, तो कोई एक ऑप्शन ऐसा दे देगा जो राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आएगा, तो वही हमें चुनना होगा। तो हम यहीं से याद कर रखेंगे, जब हमें पता होगा तभी हम सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। आज पढ़ने वाले हैं कुछ प्रमुख रचनाएं एवं उनके लेखक। हम सभी क्लास को लंबी न करते हुए कुछ महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं देखेंगे। तो चलिए हम अब अपने क्लास को शुरू करते हैं। पहली रचना है उसने कहा था। उसने कहा था, यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। मधुआ जयशंकर प्रसाद की रचना है। उसके बाद आता है आर्द्रा रचना जो है वह मोहन राकेश की लिखी हुई है। इसके बाद आती है रचना पिता की रचना ज्ञान रंजन ने किया है। इसके बाद रचना है दाग दिया सच, ये रमणिका गुप्ता की रचना है। इसके बाद है देवदारू की रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की है। उसके बाद आती है मौत के मुंह में की रचना श्री राम शर्मा जी ने की है। इसके आगे देखते हैं ईदगाह की रचना मुंशी प्रेमचंद ने किया है। उसके बाद है हल्दी घाटी में की रचना चतुरसेन शास्त्री जी ने किया है। अगली रचना है जहाँ लक्ष्मी कैद है की रचना राजेंद्र यादव ने किया है। नेल कटर की रचना उदय प्रकाश ने किया है। लंच की रचना शरद जोशी ने किया है। इसके बाद आता है आप जो है वह प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। इसके बाद आता है आईने के सामने की रचना कुर्तुल एन हैदर ने की है। इसके बाद है चितवन की छां विद्यानिवास मिश्र की रचना है। फिर उसके बाद आता है तीन घेरे एक क्षितिज शिव प्रसाद सिंह की रचना है। इसके बाद हम पढ़ते हैं धरती और धान पांडे
बेचन शर्मा उग्र की रचना है। लोभ और प्रीति, लोभ और प्रीति रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं अगर मुल्क में अखबार ना हो, अगर मुल्क में अखबार ना हो, इसकी रचना डॉक्टर नामवर सिंह ने की है। इसके बाद हम देखते हैं अगली रचना है झरते क्षणों का पर्ण मुकुट, झरते क्षणों का पर्ण मुकुट, यह रचना कुबेरनाथ राय की है। उसके बाद आती है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव, योग्यता और व्यवसाय का चुनाव माधवराव सप्रे की रचना है। इसके बाद आती है सप्रेम भेंट और अंतिम भेंट, यह रचना महादेवी वर्मा की रचना है। इसके बाद आता है रजिया, रजिया की रचना रामवृक्ष बेनीपुरी ने किया है। इसके बाद रचना है एक था द्रोणाचार्य, एक था द्रोणाचार्य शंकर शेष की रचना है। इसके बाद है फंदी, फंदी भी शंकर शेष की रचना है। मेरी मास्को यात्रा, मेरी मास्को यात्रा डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। राजनीति का बंटवारा, राजनीति का बंटवारा हरिशंकर परसाई की रचना है। इसके बाद आता है नए वर्ष की नई डायरियाँ, नए वर्ष की नई डायरियाँ लक्ष्मी चंद्र जैन, लक्ष्मी चंद्र जैन की रचना है। अंत में आज का आता है रक्त बीज, रक्त बीज की रचना शंकर शेष ने किया है। कुछ रचनाएं महत्वपूर्ण देखेंगे। क्लास को लंबी न करते हुए छोटी छोटी क्लासें हम रचना की ला के देते रहेंगे आप सभी को। आप सभी इस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। पहली रचना है वीरांगना, वीरांगना जो है राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। इसके बाद है एक छोटा सा मजाक, एक छोटा सा मजाक आंतोन चेखव की है। सिक्का बदल गया, सिक्का बदल गया, यह रचना कृष्णा सोबती की है। बयां का घोंसला, बयां का घोंसला लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि कथा सतीसर, कथा सतीसर जो रचना है वह है चंद्रकांता की। इसके बाद है कटरा बी आरजू, कटरा बी आरजू राही मासूम रजा की रचना है। इसके बाद है टोली शुक्ला, टोली शुक्ला जो रचना है वह है राही मासूम रजा की। झूला नट, झूला नट रचना मैत्री पुष्पा की रचना है। चाक, चाक जो रचना है यह भी मैत्रेयी पुष्पा की रचना है। लगता नहीं है दिल मेरा, यह रचना कृष्णा अग्निहोत्री की रचना है। पंच परमेश्वर, इस रचना को सभी जानते होंगे, यह रचना मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बक संहार, बक संहार जो रचना है यह रचना मैथिली शरण गुप्त की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि अग्नि रेखा, अग्नि रेखा जो रचना है वह रचना है महादेवी वर्मा की। इसके बाद रचना आती है चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी की रचना है। राखी की चुनौती, राखी की चुनौती यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। इसके बाद है आकाशदीप, आकाशदीप रचना जयशंकर प्रसाद की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं युगवाणी, युगवाणी रचना जो है सुमित्रानंदन पंत की है। इसके बाद रचना है हुंकार, हुंकार रचना रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, यह रचना अज्ञे जी की रचना है। 11 सपनों का देश, 11 सपनों का देश धर्मवीर भारती की रचना है। रतन बावनी, रतन बावनी रचना जो है वह केशव दास की रचना है। चारू चंद्रलेख, चारू चंद्रलेख यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है।
कहारनामा, कहारनामा रचना मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। इसके बाद है मेरा परिवार, मेरा परिवार रचना महादेवी वर्मा की है। नवनिधि, नवनिधि रचना प्रेमचंद की है। इसके बाद हम देखते हैं हिडम्बा, हिडम्बा रचना मैथिली शरण गुप्त की है। नीलांबरा, नीलांबरा रचना महादेवी वर्मा की रचना है। चोटी की पकड़, चोटी की पकड़ सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना है। समर्पण, समर्पण रचना सुभद्रा कुमारी चौहान की है। स्वर्ण किरण, स्वर्ण किरण रचना सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। मिट्टी की ओर, मिट्टी की ओर रचना रामधारी सिंह दिनकर की है। मरूथल, मरूथल रचना भी अज्ञेय जी की है। इसके आगे हम देखते हैं कि सांस की कलम से, सांस की कलम से रचना धर्मवीर भारती की है। नखशिख, नखशिख रचना केशवदास की रचना है। विचार प्रवाह, विचार प्रवाह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कहारनामा, कहारनामा रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। मनोहर छठा, मनोहर छठा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। हम सभी रचनाएं देखेंगे। पहली रचना है आदिकाल, आदिकाल को ही वीरगाथा काल कहा जाता है। कि तो आदिकाल और वीरगाथा की काल की प्रमुख रचनाएं और उनके लेखक हम देखते हैं। आदिकाल की जो पहली रचना है वह है खुमान रासो। खुमान रासो के लेखक जो हैं वह हैं दलपति विजय, दलपत विजय खुमान रासो के लेखक हैं। इसके बाद आती है हम्मीर रासो, हम्मीर रासो सारंगधर इसके लेखक हैं। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवर दाई जी हैं। संदेश रासक, संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। संदेश रासक के लेखक अब्दुल रहमान हैं। इसके बाद है भविष्यत कहा, भविष्यत कहा इसके लेखक धनपाल जी हैं। जय मयंक, जय चंद्रिका, जय मयंक और जय चंद्रिका के लेखक मधुकर भट्ट जी हैं। बीसल देवरासो, बीसल देवरासो के लेखक नरपति नाल्ह जी हैं। इसके बाद आती है परमाल रासो, परमाल रासो के लेखक जगनिक जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कीर्तिलता, कीर्तिलता के लेखक विद्यापति जी हैं। इसके बाद रचना है पद्म चिरऊ, पद्म चरई, इसके लेखक हैं स्वयंभू। इसके बाद रचना आती है श्रावकाचार, श्रावकाचार के लेखक देवसेन जी हैं। इसके बाद रचना आती है आदिकाल की लास्ट रचना मृगावती, मृगावती कुतुबन की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं भक्तिकाल, भक्तिकाल की रचना को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है और भक्तिकाल को ही स्वर्णकाल का युग भी कहा जाता है। भक्तिकाल की रचनाएं एवं लेखक देखते हैं। साखी के लेखक कबीरदास जी हैं। इसके बाद है बीजक, बीजक के भी लेखक कबीरदास जी हैं। इसके बाद है सबद, सबद के लेखक कबीरदास जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं भक्तिकाल के ही सभी को रामायणी, कौन सी रामायणी, रामायणी के भी लेखक कबीरदास जी हैं। इसके बाद आती है पद्मावत रचना, पद्मावत रचना के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अखरावट रचना है अखरावट, अखरावट के भी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। इसके बाद है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम के लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। चित्ररेखा, चित्ररेखा के भी लेखक मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं। अब हम आगे देखते हैं रचना सूरसागर, सूरसागर रचना सूरदास की है। नागलीला रचना भी सूरदास की है। इसके बाद है गोवर्धन लीला सूरदास जी की है। सूरसारावली, सूरसारावली रचना जो है वह भी सूरदास की है। साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो है यह भी सूरदास की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं भ्रमर गीत, भ्रमर गीत के लेखक
सूरदास जी हैं। सूरपचीसी के लेखक सूरदास जी हैं। श्री रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका के भी लेखक तुलसीदास जी हैं। कवितावली के लेखक तुलसीदास जी हैं। आगे हम देखते हैं गीतावली के लेखक कौन हैं? तुलसीदास। दोहावली के भी लेखक तुलसीदास जी हैं। रामलला ना छू के लेखक तुलसीदास जी हैं। जानकी मंगल के लेखक तुलसीदास जी हैं। पार्वती मंगल भी तुलसीदास जी। और रीतिकाल को ही उत्तर मध्यकाल कहा जाता है। हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। पहली रचना है रामचंद्रिका जो रचना है वह रचना है केशवदास की। इसके बाद है कवि प्रिया रचना भी केशवदास की ही रचना है। रसिक प्रिया भी केशवदास की रचना है। रतन बावनी भी केशवदास की रचना है। इसके बाद हम अब आगे देखते हैं विज्ञान गीता जो है वह केशवदास की रचना है। जहांगीर जस चंद्रिका यह भी केशवदास की रचना है। इसके बाद आती है सतसई जो है वह बिहारी की रचना है। शिवराज भूषण यह रचना कविवर भूषण जी की है। शिवासौर रचना भूषण जी की रचना है। भूषण हजारा यह रचना भूषण जी की है। आगे देखते हैं शिवा बावनी भी भूषण जी की रचना है। छत्रसाल दशक के लेखक भूषण जी हैं। कवि कुल कल्पतरु के लेखक आचार्य चिंतामणि जी हैं। छंद विचार के भी लेखक आचार्य चिंतामणि जी हैं। पिंगल के लेखक आचार्य चिंतामणि जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं और रचनाओं को। ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आपका वीडियो का पेपर होगा या यूपीएससी या कोई भी जहाँ पर हिंदी पूछी जाती है, अगर रचनाएं से क्वेश्चन आता है तो आपके लिए ये सभी महत्वपूर्ण रचनाएं दिया जा रहा है। आगे शुरू करते हैं। श्रृंगार मंजरी जो है आचार्य चिंतामणि जी की रचना है। रस मंजरी के लेखक नंददास जी हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक नंददास जी हैं। इश्कनामा के लेखक बोधा जी हैं। रस रहस्य के लेखक कुलपति मिश्रा जी हैं। इसके आगे हम देखते हैं रसार्णव के लेखक सुखदेव मिश्र हैं। सुदामा चरित के लेखक नरोत्तम दास जी हैं। मदनाष्टक के लेखक रहीम दास जी हैं। रास पंचाध्यायी के लेखक रहीम जी हैं। श्रृंगार सोरठा के भी लेखक रहीम दास जी हैं। इसके बाद है प्रेम वाटिका के लेखक रसखान जी हैं। सुजान रसखान रचना के लेखक रसखान जी हैं। रसराज के लेखक मतीराम जी हैं। ललित ललाम के लेखक मतीराम जी हैं। रामविलास के लेखक देव जी हैं। इसके बाद है सुजान विनोद के लेखक देव जी ही हैं। अष्टधाम के लेखक देव जी हैं। भाव विलास के लेखक देव जी हैं। गंगा लहरी के लेखक पद्माकर जी हैं। कुछ रचनाओं को और हम देख लेते हैं। ये सभी रीतिकाल की रचनाएं हैं।
श्रांत पथिक के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुंह में छाले पड़े हुए हैं, आपको इसीलिए छोटी छोटी क्लासें दी जा रही हैं। इसके बाद हम देखते हैं एकांतवासी योगी के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। कश्मीर सुषमा के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। वनाष्टक के लेखक श्रीधर पाठक जी हैं। कृपाकंद के लेखक घनानंद जी हैं। सुजान सागर के लेखक भी घनानंद हैं। आज की रचना, आज हम आधुनिक काल या फिर इसी को यानी आधुनिक काल को ही गद्य काल भी कहा जाता है, तो हम आधुनिक काल या गद्य काल की प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। पहली रचना है रेणुका। किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद आती है कुरुक्षेत्र के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद है उर्वशी के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर आती है रश्मिरथी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं रसवंती भी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद है हारे को हरिनाम भी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। परशुराम की प्रतिज्ञा, यह रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर आती है रचना नीलकुसुम रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद रचना आती है बापू रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद है आंगन के पार के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद है ये पिक, इसमें क्या है, आप सभी मेरे साथ जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और मेरे साथ आप सभी एक एक कदम करके धीरे धीरे अपने मंजिल तक बढ़ते रहिए। अगली रचना है महावृक्ष के नीचे। यह रचना अज्ञेय जी की है। इसके बाद है भग्नदूत के भी लेखक अज्ञेय जी हैं। कितनी नावों में कितनी बार, यह रचना भी अज्ञेय जी की है। रक्तचंदन के लेखक नरेंद्र शर्मा जी हैं। कनुप्रिया के लेखक या रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अंधायुग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया है, अंधायुग है, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, ये सभी इम्पॉर्टेंट रचना है। ठंडा लोहा, यह रचना भी इम्पॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। इसके बाद रचना है ठेले पर हिमालय रचना भी धर्मवीर भारती जी की रचना है। चित्तौड़ का चिता राम कुमार शर्मा जी की रचना है। अंजलि भी राम कुमार शर्मा जी की रचना है। अभिशाप रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। निशीथ रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। जौहर रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। हिमकिरीटनी के लेखक या रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके बाद रचना आती है हिमतरंगिणी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य देवता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कृष्णार्जुन युद्ध, यह रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है।
इसके बाद हम आते हैं आगे जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसके बाद है मुकुल रचना के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बिखरे मोती के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुंह में छाले हैं, इसलिए आप सभी मैनेज कीजिएगा जो इधर उधर त्रुटि हो जाए मुझसे तो। आगे रचना देखते हैं। सीधे साधे चित्र या सीधा साधा चित्र भी दे दिया जाता है। तो यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। झांसी की रानी, यह रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मधुबाला और मधुकलस, यह रचना हरबंस राय बच्चन जी की है। हरबंस राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इसमें मधुशाला पूछा गया है, मधुबाला भी पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं तेरा हार भी हरबंस राय बच्चन जी की रचना है। निशा निमंत्रण, यह रचना भी हरबंस राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह रचना भी हरबंस राय बच्चन जी की है। सतरंगे पंखों वाली यह है नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं क्या फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक या रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। सूर्य के लेखक या रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उस जनपद का कवि हूँ के लेखक त्रिलोचन जी हैं। इसके बाद आती है धरती, जो रचना है धरती, इसके लेखक त्रिलोचन जी हैं। उम्मीद का दूसरा नाम के लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। समय के पास समय, इसके लेखक भी अशोक वाजपेयी जी हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आ रही होगी। आप हमारा सहयोग कीजिए, बाकी मुझसे जो हो पाता है मैं आपको कंटेंट देने का अच्छा से अच्छा प्रयास करूंगा। आगे रचना देखते हैं विक्षा रचना है अशोक वाजपेयी जी की। फिर आता है कभी कभार रचना जो है यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं फिलहाल रचना भी अशोक वाजपेयी जी की है। अब हम कोशिश करेंगे, आप सभी को जुलाई में सीटेट का पेपर होगा, तो जो